हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम ध्रुव का अध्ययन करते हैं। दर्पण का ध्रुव, जिसे इंग्लिश में हम पोल कहते हैं, की परिभाषा देखें। दर्पण के परावर्तक तल या पृष्ठ के मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं और इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के पी से प्रदर्शित करते हैं, या इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे, ये उत्तल दर्पण है क्योंकि ये उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, और ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो अब ये इसका परावर्तक पृष्ठ ये है। परावर्तक पृष्ठ को हम लिख देते हैं M1 M2, और इसका परावर्तक पृष्ठ ये है तो इसको भी लिखते हैं M1 और M2। अब परिभाषा ये कहता है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इस उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो ये होगा, और यही बिंदु P होगा जिसको हम ध्रुव कहेंगे यानी पोल कहेंगे। ठीक है। इसी तरह अवतल दर्पण की बात करें तो इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसको हम P कहेंगे यानी ध्रुव कहेंगे, पोल है ये। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण में यहाँ P है और अवतल दर्पण में यहाँ P है, यानी ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य बिंदु होंगे वही दर्पण के ध्रुव कहलाते हैं। तो याद रखेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, अतः गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर में C से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर ये उत्तल दर्पण है तो यह किसी कांच के खोखले गोले से कटा हुआ भाग है। मान लेते हैं कांच का कोई खोखला गोला है जिसका कटा हुआ भाग है आपका M1 और M2। अब ये जो कांच का ये जो खोखला गोला है, इसका जो सेंटर अगर ये है तो यही इस M1 और M2 का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और इसे हम C से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह अवतल दर्पण में देखें, अवतल दर्पण भी किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। मान लेते हैं यहां पर हमने ये लिया M1 और M2 कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग लिया, और इसको हमने अवतल दर्पण बनाया। अब ये कांच का जो खोखला गोला संपूर्ण है उसका सेंटर अगर ये है तो यही सेंटर इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वह किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, और वह जो कटा हुआ भाग जिस खोखले गोले का होगा उसी का सेंटर यानी केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, की परिभाषा देखेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उस खोखले गोली पृष्ठ की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे कि ये कांच का गोला है जिसका कटा हुआ भाग हमने लिया है M1 और M2, जिससे हमने उत्तल दर्पण बनाया है। इसी तरह ये दूसरा कांच का गोला है जिसका कटा हुआ भाग फिर से हमने लिया है M1 M2, और इससे हमने क्या बनाया, अवतल दर्पण बनाया। अब ये कांच का जो खोखला गोला है इसका जो वक्रता त्रिज्या होगी यानी सेंटर से लेकर के परिधि के बीच की जो दूरी होगी उस दूरी को हम वक्रता त्रिज्या यानी R कहते हैं। उसी प्रकार इस कांच के खोखले के का सेंटर से लेकर के और परिधि तक जो दूरी होगी उस दूरी को हम R यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सेंटर वाला भाग है इसी को हम कहते हैं C, और ये जो परिधि पर मध्य बिंदु है उस बिंदु को हम कहते हैं P। कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या यानी R कहते हैं।
तो याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस की परिभाषा देखें, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि यहां पर एक उत्तल दर्पण हमने लिया है AM1 और AM2 और इसका ध्रुव हमने अभी पढ़ा, ये मध्य बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं P, और इसका वक्रता केंद्र होता है जो जिस खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग होता है उसी का केंद्र दर्पण की वक्रता केंद्र होती है। तो मान लेते हैं इसकी वक्रता केंद्र ये है C। अब कह रहा है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये जो सीधी रेखा आप देख रहे हैं जो ऐसे जा रही है, जो P से होते हुए और C से होते हुए सीधे निकल जा रही है और इसको हमने नाम दे दिया AB। तो इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे, यानी जो रेखा AB है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार हमने अवतल दर्पण लिया, इसको हम AM1 और AM2 लिखते हैं, और अगर इसकी वक्रता केंद्र C ये है और ध्रुव आपका ये है तो C और P से होकर जाने वाली जो ये सीधी रेखा है AB, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो याद रखेंगे कि दर्पण के ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र यानी C से होकर जाने वाली सीधी यानी ऋजु रेखा को हम मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष होता है वह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ये देखेंगे दर्पण के ध्रुव पर एकदम लंबवत होता है। तो इस तरह से हम मुख्य अक्ष को लिखेंगे। फोकस या मुख्य फोकस, फोकस या प्रिंसिपल फोकस परिभाषा देखें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसमें, अवतल दर्पण में, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, तो उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब हम यहां पर देखते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर वास्तव से जाती हैं तो उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ऐसे जा रही है, अब ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर के निकल जा रही है। एक किरण इधर से लेते हैं, ऐसे जा रही है, और ये भी टकराती है तो इसी बिंदु से होकर के ऐसे निकल जा रही है। तो ये जो बिंदु होगा यह अवतल दर्पण का फोकस होगा और जिसे हम F से प्रदर्शित करेंगे। ये F हो गया। तो क्या है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसमें, अवतल दर्पण में, यहां पर वास्तव में मिल रही है, इसलिए यह बिंदु जो होगा वह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहलाएगा। अब अवतल दर्पण के बाद हम उत्तल दर्पण को देखें तो ये देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब यहां जाएंगी, अब ये किरणें क्या हो जाएंगी, ऐसे बाहर की तरफ फैल जाती हैं। अब ये भी एक और किरण लेते हैं, यहां जाती है और टकराने के बाद ये भी क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये भी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये वास्तव में यहां पर मिलती नहीं है। तो उत्तल दर्पण की बात जब करें तो इसकी जो फोकस होगी वो ये होगी, क्योंकि जब हम इधर से देखेंगे तो लगेगा किरणें यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस तरह से यह उत्तल दर्पण का फोकस इधर होगा और अवतल दर्पण का फोकस इधर होता है। याद रखेंगे अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें अपवर्तित होने के बाद एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में ये किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है बल्कि एक दूसरे से आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां पर आभासी है इसलिए इसका फोकस F इधर होगा और अवतल दर्पण का फोकस इधर होगा। तो याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसमें, अवतल दर्पण में, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में, तो उस बिंदु को गोलीय दर्पण
का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं और जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल दर्पण का फोकस ये होगा और उत्तल दर्पण का फोकस ये होगा। फोकस दूरी जिसे इंग्लिश में हम फोकल लेंथ कहते हैं और इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर के एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक उत्तल दर्पण लेते हैं M1 M2, इसका ध्रुव ये P है, इसका सेंटर यानी वक्रता केंद्र जो है वो C यहाँ पे है और अगर यहाँ की बात करें यहाँ पर फोकस F है, तो ध्रुव से F के बीच की जो ये दूरी है, ये जो दूरी है इसी को हम फोकस दूरी यानी F कहते हैं। इसी प्रकार अवतल दर्पण की बात करें तो इसका जो आपका पोल है ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की बात करें तो ये है और फोकस दूरी अगर ये है तो फोकस दूरी से लेकर के और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो याद रखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस या फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर के एफ से प्रदर्शित करते हैं। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या के यानी आर के आधी होती है। यानी जो अगर फोकस दूरी की बात करें तो यह बराबर होता है r/2। ये याद रखेंगे, आगे फिर से हम इसको पढ़ते हैं। दर्पण का द्वारक जिसे हम अपर्चर कहते हैं की परिभाषा देखेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी अगर हम कोई गोलीय दर्पण लें जिसकी परिधि सीमा M1 और M2 है, या अवतल दर्पण लें जिसका परिधि सीमा M1 और M2 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये जो उत्तल लेंस है इसका जो दर्पण का द्वारक होगा वह M1 M2 होगा। इसी प्रकार जो ये अवतल दर्पण है इसका जो दर्पण का द्वारक होगा वो भी M1 और M2 होगा। यानी यहां से यहां तक की बात करें और यहां से यहां तक की बात करें तो याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहां पर जो M1 और M2 है ये दोनों अवतल हो या उत्तल, ये दर्पण के द्वारक कहलाएंगे। इस प्रकार आज हमने पढ़ा दर्पण का ध्रुव यानी P, दर्पण का वक्रता केंद्र यानी C, दर्पण की फोकस यानी AF, दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी यहां से कुल यहां तक की दूरी यानी P से C तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम R यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी यानी P से लेकर के AF तक की जो दूरी होगी इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण का द्वारक जिसे हम M1 और M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।